हम इंतजार कर रहे थे छुट्टी आएगा और बेटा जान से गया। पापा की बात महसूस नहीं होने दूंगी अपने बच्चों को। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कवि ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तो शायद ये भी ना सोचा होगा कि हमारा देश, हम, हमारा समाज और देश के कई दुश्मन इन पंक्तियों का मतलब बदल देंगे। लेकिन वो सैनिक, वो देशभक्त, वो प्रहरी ही नहीं है जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके पीछे हैं कई आंखें जो हमारा ख्याल रखने में सीधे तौर पर ना सही लेकिन बहुत बड़ा हाथ रखती हैं। जी हाँ, उन वीर के पीछे हैं उन वीरांगनाओं का हाथ जो क्षमता रखती हैं, जो हौसला रखती हैं अपने बेटों को, अपने बच्चों को या अपने पतियों को देश की रक्षा करने में सब कुछ सौंप देने पर। तो चलिए जुड़ जाइए हमारी इस खास पेशकश में और मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी जगह पर जहां पर बसर करती हैं ये वीरांगनाएं। आमतौर पर मथुरा तब जाया जाता है जब हमें बांके बिहारी के दर्शन करने हों, लेकिन विडंबना देखिए कि हमारी पूरी टीम तैयार थी एक ऐसे घर में जाने के लिए जहां शायद शोक पसरा हुआ था, जहां से बांके बिहारी शायद रूठे हुए थे। सुबह का उगता हुआ सूरज हमें सलाम कर रहा था। पेड़ों के बीच से निकलता हुआ ये सूरज शायद एक नई सुबह लेकर आया था। हम यही देखने जा रहे थे कि वो नई सुबह उस घर तक पहुंची है या नहीं। धीरे धीरे शहर, गाड़ियां कम होती गईं और ये कच्ची पक्की सी सड़कें शुरू हो गई जो शायद जल्दबाजी में बना दी गई थी क्योंकि यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गुजरने वाले थे। ये हरे हरे लहलाते हुए खेत, ये रास्ता सीधा जाता है शेरनगर। शेरनगर का नाम बदल दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश का खेरार गांव यूं भी किसी के संज्ञान में नहीं था। हमें लगा गांव छोटा सा होगा, गांव में छोटे छोटे घर होंगे, लेकिन हम हैरान थे कि आज के ज़माने में भी, गांव तक में भी जहां रिश्ते टूट जाते हैं, ये एक ऐसा गांव था जहां हर एक परिवार में कम से कम 25 से 30 लोग बसर करते थे। और हमें लगा कि हमारी गाड़ियां निकलने में दिक्कत होगी, पर ऐसा भी कुछ नहीं था। हमारी गाड़ी उनके आंगन में आराम से समा गई। आसपास नज़र घुमाई तो बहुत सारे बच्चे, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और कुछ दूर पर मंत्रणा करती औरतें दिखाई दी। हमें लगा ये गांव की पंचायत है, लेकिन फिर किसी ने बताया कि यही है शहीद हेमराज का घर। हमारे देश की सेना और हमारे देश के सैनिक तैनात हैं उन सरहदों पर ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। लेकिन उन सैनिकों को बदले में मिलती है कुछ कमीशन, थोड़ी सी सुविधाएं उनके परिवार को मिलती है। लेकिन जब वो शहीद हो जाते हैं उनका परिवार सिर्फ एक सरकारी नौकरी और एक तमगे के साथ ज़िंदगी बिता देता है क्योंकि उन्हें साथ में मिलती है इज्जत। लेकिन तब क्या हो जब वो इज्जत कमाने के लिए जो सैनिक सरहद पर खड़ा है, जब अपनी देश की आंखों में अपने लिए इज्जत देखने के लिए जो सैनिक सरहद पर खड़ा है, उसके साथ एक भयावह घटना घटे और हमारी देश की तरफ से उसको इज्जत के नाम पर बस दुआएं, दया और कुछ लाख रुपए का चेक पकड़ा दिया जाए। उनके परिवार के पीछे जो औरतें हैं जो उनका घर संभाल रही हैं, उनके परिवार के पीछे जो बुजुर्ग हैं, उनकी आंखों में सिर्फ सवाल खड़े हो जाएं। आज की खास पेशकश में हम आपको लेकर आए हैं हेमराज के गांव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का खेरार नाम का ये गांव शायद आपने और मैंने इससे पहले यहाँ की सुध भी नहीं ली होगी, लेकिन हेमराज की शहादत ने इस गांव को देश के नक्शे पर एक संवेदनशील जगह देती है। और संवेदनशील इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो बसता था, यहाँ पर आज भी उसका परिवार बसता है। उसके परिवार में गुस्सा है, आक्रोश है, आंखें नम है, शोक है और साथ साथ कुछ सवाल हैं। और सवाल भी बहुत सारे सवाल उस इज्जत के जिसके लिए एक सैनिक अपना सब कुछ लुटाकर, अपनी जान तक गंवाकर देश के लिए शहीद हो जाता है। लेकिन बदले में जो इज्जत है, बदले में जो कुछ सवाल हैं उनके परिवार की आंखों में, उसका जवाब न सरकार के पास है न प्रशासन के पास। तो चलिए हेमराज के परिवार से एक मुलाकात करते हैं। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं हेमराज के परिवार के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं।
बाबा जी, आप उनके परिवार का हिस्सा हैं। हाँ। इस बार आपका बेटा आपके घर नहीं आएगा। हमने सुना था कि उनको छुट्टियां सैंक्शन हो गई थी, आप इंतज़ार कर रहे थे उनका। हाँ। तो मैं ये नहीं पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है, बहुत ही संवेदनहीन सवाल होगा, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपका बेटा जो देश के लिए शहीद हुआ है, आप उसकी शहादत के बाद जो कुछ भी हुआ, जितना भी लोग यहाँ पर आए, मिलकर गए आपसे, इतने बड़े बड़े लोग, लेकिन उसके बाद क्या आप खुश हैं कि आपके बेटे को इंसाफ मिल गया है? नहीं खुश है सर। ये है हमारा बेटा गया और वो बेटे की जान गई, जान के साथ उसका सिर गया। और देश में किसी भी नेता को या मिलिट्री वाले को कोई भी ये नहीं है कि हमारे बच्चे की ये हालत हुई है तो उसका कम से कम कुछ परिणाम तो दिखाए, कोई को आके उसके लिए कुछ जुटे। कोई भी नहीं, वादे कर जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि जो गांव के लिए वादे किए हैं वो भी सब अधूरे पड़े हुए हैं। और हमारा बेटा गया, तो हमारी बेटे की जान गई, हम इंतजार कर रहे थे छुट्टी आएगा और बेटा जान से गया। परंतु देश वालों को इसकी कोई चिंता नहीं है और न कोई चिंता के विषय में सोच रहा है कि हमें क्या करना है। ठीक है, आराम से अपनी नींद सो रहे हैं सब और आराम से रह रहे हैं। यह हमारी आँखों का तो हमें मालूम है कितना कष्ट है। ठीक है जी जी, उन्होंने एक बात कही कि हमारे देश को आराम की फ़िक्र है, हमारा बेटा चला गया है, यहाँ पर लोग वादे करके चले गए, लेकिन किसी ने उसके बारे में उसके बाद कोई सुध नहीं ली। ये बुज़ुर्ग आंखें यहाँ पर अपने बेटे का इंतज़ार करती रह गई, लेकिन उसके बाद ना उनके बेटे के शरीर के बारे में कोई टिप्पणी आई और ना ही उन किए हुए वादों का कोई परिणाम आया। आप लोगों की इतनी उम्र है, आप लोगों के आप चाहें तो अपने बच्चों को घर में खेती बाड़ी करके यहीं रख सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी अपने बच्चों को सरहद पर भेजने का फ़ैसला किया। और उसके बाद भी जब पाकिस्तान की तरफ से या जिन्होंने भी ये दुष्कर्म किया है उनकी तरफ से इतनी बड़ी वारदात हुई और सरकार की तरफ से कोई भी हल नहीं निकाला गया इस बात का, कहीं ना कहीं गुस्सा है आप में? हाँ, गुस्सा है। सरकार ने आज तक कोई भी हमारे बच्चे के बारे में जैसे सोचा है तो कम से कम ये तो भावना उत्पन्न होती है कि जिसके बच्चे का सिर कटा है, क्या उसका कोई भी बदले लेने की भावना ही नहीं सरकार में, कोई उत्तेजना ही नहीं है। सरकार क्या चाहती है, वो तो अपनी नींद सोती है, किसी का लाल मरे, किसी का सिर कटे, कुछ भी हो, उसकी कोई सरकार को कोई फिक्र नहीं है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं हमारी आत्मा को शांति ये हो, जब हमारे बेटे का जब सिर कटाए ऐसे ही सरकार अपने आदेश के अनुसार उनका सिर कटाए। तो देखा आपने कि आक्रोश है, गुस्सा है। अब अगर मैं यहाँ पर ये बैठे हैं जो उनके दादा हैं, साथ साथ यहाँ पर भी कुछ बुज़ुर्ग मौजूद हैं। मैं आपके पास आती हूँ बाबा जी। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये तो हो गई हेमराज को इंसाफ दिलाने की बात। इंसाफ की बात तब आती है जब अगर हमें आवाज़ ना उठानी पड़े, हमें अपने सैनिकों के लिए ही जब इतना बड़ा आंदोलन करना पड़े, तो उस देशवासियों पर, उस समाज के ठेकेदारों पर लानत है, क्योंकि जो अपने सैनिकों की इज्जत नहीं कर सकते, जो अपने सैनिकों का सर वापस लाने की बातों पर सिर्फ बहुत सारे वादे करके चले जाएं, तो फिर इस देश की जो सुरक्षा है वो सरहद पर ही नहीं, सरहद के अंदर भी खतरे पर पड़ जाती है। आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ बातें हुई हैं, कुछ हल परिणाम निकला इन सब चीज़ों का? बेटी, कोई परिणाम नहीं निकल रहा हुआ, अभी तक तो वादा ही करके चले गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कम से कम 15 परिवार और ऐसे हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटे, उन माओं के बेटे, उन बहनों के भाई भी फौज में हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यहाँ पर लोगों ने एकजुट होकर, एक साथ होकर हेमराज के लिए इंसाफ मांगने की भी कोशिश की। उन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल की, उन्होंने उसके सर की मांग की कि कम से कम एक माँ अपने बेटे के सर को देख ले, एक माँ जाते जाते अपने बेटे को अंतिम बार देख ले, एक पत्नी अपने पति को एक बार अंतिम विदाई दे दे। लेकिन सरकारी बहसों के अलावा, टिप्पणियों के अलावा, संवेदनाओं के अलावा शायद इस गाँव को और कुछ भी नहीं मिला है। बुजुर्गों की बातें सुनकर लगा कि जो निराशा है वो उनकी आंखों में शायद हमेशा के लिए बसर कर गई है। बहरहाल आगे बढ़ रही थी मैं, तो अपने सारी और मेरे साथ सुंदर चल रहे थे। सुंदर मुझे बता रहे थे कि मीडिया के आने के बाद, आर्मी चीफ के आने के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने के बाद हालांकि काफ़ी बातें हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। मुलाकात हुई थी उनकी वाइफ से। माता जी प्रणाम। हम पहुँचे हेमराज की माता जी के पास तक, जो सहमी हुई सी चुपचाप बैठी हुई थी घर की औरतों के साथ ही। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो चाह कर भी जवाब नहीं दे पा रही थी।
काफ़ी बातें करने की कोशिश की मैंने, लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। पर हाँ, आँखों में सब कुछ था, और आँखों में जो कुछ था वो शायद मेरे सवालों का जवाब था। फिर भी परिवार की बाकी औरतों से मैंने बात करी। हेमराज की माताजी की जो शाइनेस है वो कैमरे की वजह से नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, शायद वो जवाब इसलिए नहीं दे पा रही हैं क्योंकि जो दुख है वो हमारे कैमरे के डर से बड़ा है, क्योंकि जो उनका दुख है वो उनके कैमरे से और उससे सवाल कर रही रिपोर्टर से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर फ़िलहाल और भी महिलाएं मेरे पीछे देख सकते हैं, वो सब एक साथ बैठ गई हैं, और वो यहाँ एक साथ इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनके परिवार में एक सैनिक था, क्योंकि उनके परिवार में एक ऐसा शख्स था जो सीमा पर खड़ा होकर तैनाती करता था ताकि हम सब को और उनके परिवार को सुकून की नींद प्राप्त हो सके। आप हेमराज के क्या लगते हैं? जी, वो छोटे भाई की वाइफ हो जी। अच्छा, वो हमारे बड़े भाई साहब थे। और आप मतलब उनकी भाभी हैं। तो चलिए आपसे जानते हैं कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? जी, आखिरी बार बात हुई थी, वो मरे तो 7 तारीख को थे, लेकिन 2 दिन पहले बात हुई थी उनकी वाइफ से। उनसे कहा था कि जी मैं 7 फरवरी को आऊँगा, और आके उनके लिए उनसे कहा कि मैं प्लॉट लूँगा अपने लिए, और भी थे उनके मकान के टिप टाप करवाऊंगा, आके लेटरिन बाथरूम मतलब अपने सपने जो थे वो पूरे करूँगा। जी अपने सपने पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन एक सवाल है कि आपके हाथों में चूड़ियां हैं, आप ये जो हाथ हैं शायद इनमें चूड़ियां हैं क्योंकि वो सजावट के लिए, लेकिन ये बहुत मजबूत हैं। आपकी जो साथ में माताजी बैठी हैं, इन्होंने अपने बेटे को इतनी दूर भेजा। वो चाहे तो यहाँ पे खेती बाड़ी करके कमा सकते थे, लेकिन एक सैनिक इज्जत कमाने जाता है। आपको लगता है कि उससे ज़्यादा ये वीर हैं क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बैठी हैं उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए? जी, हमारे हाथों में, उनकी माँ के हाथों में जो चूड़ियाँ हैं, जो उन्होंने अपना बेटा सरकार के लिए भेजा था, क्या सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर सकती है? इन्होंने तो अपना बेटा भेज दिया देश की रक्षा के लिए, तो सरकार इनका कुछ नहीं कर रही है। इनका करें और इनके परिवार वालों को करें। कमाल की बात थी। एक 12वीं पास महिला दूर किसी गांव में बैठी मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही थी अपनी बातों से कि शायद सरकार को ये सीखना चाहिए कि चूड़ियों वाले हाथ जब अपना घर बार संभाल सकते हैं, अपना सब कुछ, अपना पति बेटा जब बॉर्डर पर भेज सकते हैं, तो सरकार देश क्यों नहीं संभाल सकती। यहाँ पर इतनी सारी जो महिलाएं बैठी हैं, खासकर इस माँ की आंखों में इस वक्त नमी इतनी ज़्यादा है कि वो उनसे बात करते नहीं बन रहा। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा नासाज है कि उनकी शायद हर सांस अपने बेटे को ढूंढ रही है। शायद उनकी हर आँख की जो पलक झपकती होगी वो इसी इंतज़ार में होती होगी कि काश इन छुट्टियों पर उनका बेटा उनके साथ होता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हेमराज इस बार छुट्टियों पर घर नहीं आएंगे। इस बार जो उनका सपना था एक प्लॉट लेने का, अपने सपनों की दुनिया सजाने का, वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। इस माँ का बेटा अब घर नहीं लौट पाएगा। लेकिन इस माँ की हिम्मत उन सवालों के जवाब ढूंढ रही है जो उसको इंसाफ दिला सके। इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे और वीरांगनाओं से जो शायद अपनी बातें साफ साफ नहीं कह पाती, जो शायद हमारे कैमरे को और बुज़ुर्गों को देखकर पर्दा कर लेती हैं, लेकिन जिनकी आवाज़ें बुलंद हैं। मिलेंगे उन लोगों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम इंतजार कर रहे थे छुट्टी आएगा और बेटा जान से गया। पापा की बात महसूस नहीं होने दूंगी अपने बच्चों को।